सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो कल बहुत अच्छे मैचेस कुछ हुए। कल आर्सेनल ने 6 गोल पेल दिया वेस्ट हैम के घर में जाके। एथलेटिको मैड्रिड भी कल सेविया से मैच हार गई। लेकिन इस वीडियो में 2 मैच के ऊपर हम लोग जो बातचीत करेंगे, पहला मैच के ऊपर बातचीत करेंगे दैट इज एस्टन विला के खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच हुआ, एंड दूसरे मैच के ऊपर बात करेंगे जो लेट नाइट खेला गया था बार्सिलोना और ग्रेनाडा के बीच में जो मैच हुआ, राइट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एस्टन विला मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच पे। एंड ये मैच काफी इंपॉर्टेंट था एस्टन विला के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एस्टन विला बैक टू बैक, देखो एस्टन विला इस सीजन जो एस्टन विला हुआ है, क्योंकि उनके विला पार्क में जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए है इस सीजन में। क्योंकि विला पार्क में वो बहुत दिन से मैच हारे नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने आर्सेनल को पेला था, उसके बाद मैन सिटी को हराया था, बहुत गंदी तरीके से मैन सिटी को हराया था। मैंने रिव्यू वगैरह किया था कि पूरे 90 मिनट में मैन सिटी ने शायद 1 शॉट ऑन टारगेट या फिर 0 शॉट ऑन टारगेट लिया था। 1 या 2 शॉट ही लिए थे, शॉट ऑन टारगेट तो दूर की बात है, 1 या 2 शॉट लिए थे। तो कहने की डोमिनेशन अटर लेवल पे था। तो कहने की वो विला पार्क का जो एक डोमिनेशन है, जो फोर्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, वो धीरे धीरे खराब होते हुए, क्योंकि देखो न्यूकासल यूनाइटेड जब 3-1 से उन्होंने विला पार्क में एस्टन विला को हराया था, उसके बाद चेल्सी ने भी 3-1 हराया। उसके बाद कल मतलब बैक टू बैक 3 विला पार्क में वो लोग होम मैच हार चुके। तो कहने की फॉर्म थोड़ा आउट ऑफ परफॉर्मेंस होते हुए और एस्टन विला का जो परफॉर्मेंस है, एस्टन विला का जो ग्रोथ है इस सीजन का, थोड़ा नीचे डाउन होते हुए देखना पड़ेगा उन्हें एमरी और एस्टन विला की टीम यहाँ से कहने की कमबैक कर पाते कि नहीं। क्योंकि एक महीने पहले कहने की दूसरे और तीसरे पोजीशन पे एस्टन विला था, लेकिन अभी खिसक के 5th पोजीशन पे आ गए और अभी थ्रेड बन रहे कि 5th पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं। अभी मैच की बात करते हैं। मैच शुरू हुआ एंड एस्टन विला कहीं ना कहीं फेवर में था, क्योंकि बट अभी होम मैच एंड विला पार्क में एस्टन विला का फॉर्म। लेकिन शुरू होते ही पहले हाफ में हम लोगों का हॉलैंड का गोल आ गया। हॉलैंड पिछले 5 मैच में बैक टू बैक 5 गोल स्कोर कर चुका है। देखो दैट इज द फॉर्म। कहने की देखो लाइफ हो या स्पोर्ट्स हो, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। आपको एक बार अगर मोमेंटम मिल जाता है ना, तो आपको मोमेंटम को कैरी करना पड़ता है। देखो 14 मैच से हॉलैंड का गोल नहीं आ रहा था, लेकिन वो एस्टन विला के खिलाफ 3rd गोल जो आया कॉर्नर से, जो हमारा विनर भी था, और वो हॉलैंड का प्रीमियर लीग में पहला गोल था। एंड उसके बाद बंदे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बैक टू बैक 5 मैच में बंदा 5 गोल स्कोर कर चुका है। एंड दैट इज द नंबर 9 का कहना कि एक छोटे प्लेयर, अगर एक यंग प्लेयर को अगर कॉन्फिडेंस देते हो, तो उस कॉन्फिडेंस को मोमेंटम में क्रिएट करना पड़ता है, जो अभी तक रासमस हॉलैंड क्रिएट करते हुए, और देखो नंबर 9 गोल स्कोर कर रहा है। अब नंबर 9 गोल स्कोर कर रहा है, इसलिए बैक टू बैक मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल रहा है। जो मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला था कि एक बार भाई नंबर 9 या फिर जो जितने सारे फ्रंट प्लेयर्स है वो अगर गोल स्कोर करने शुरू कर दे, तो कहने की इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो रिजल्ट हो उसमें आप डिफरेंस देखना शुरू करोगे। क्योंकि देखो यही टीम से पिछले सीजन भी हम लोग 3rd नंबर पे फिनिश किए थे एरिक टेन हैग की वजह से, और कहने की हमारे पास क्वालिटी थोड़ा कम था। अभी क्वालिटी थोड़ा ज्यादा है, कहने की ज्यादा प्लेयर, अब ओनाना बोलो, मेसन माउंट बोलो, या फिर आप कोबी मैनो बोलो, या फिर आप हॉलैंड बोलो, तो ये सारे प्लेयर ऐड हुए। तो मैक्सिमम मैचेस में पिछले जो फर्स्ट कहने की फेज के जो प्रीमियर लीग सीजन का था, उसमें हम बैक टू बैक मैच हार रहे थे और लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे टेन हैग का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मैंने वीडियो में बातचीत किया था, थोड़ा बहुत बायसनेस था, एंटनी के ऊपर बायसनेस था। लेकिन काबिल तारीफ टेन हैग ने वो एंटिसिपेट किया है। जब वो स्कॉट मैकटोमिनी को प्लेइंग 11 में खिलाना, एंटनी को प्लेइंग 11 में खिलाना, वरान को प्लेइंग 11 में ना खिलाना, ये सब बायसनेस थोड़ा बहुत एरिक टेन हैग का था, और इसलिए एरिक टेन हैग का रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट भी हुआ। लेकिन टेन हैग भाई साहब ने, टकले ने हमारे एंटिसिपेट किया। स्कॉट मैकटोमिनी को बेंच से लेके आ रहा है, एंटनी को साइडलाइन कर रहा है, राइट। तो थोड़ा बहुत अगर टेन हैग एंटिसिपेट करते तो टेन हैग के पास वो क्वालिटी है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक अच्छा स्टेबल टीम बना सकता है। क्योंकि हम लोगों ने टेन हैग को देखा है एक्स में कि एक्स में उस यंग क्वालिटी के साथ टेन हैग क्या करवा चुका है। तो देखते आने वाले मैच या आने वाले सीजन में टेन हैग क्या करेगा। उसके बाद अगर मैच में हम लोग बैक करते तो हॉलैंड के गोल के बाद थोड़ा बहुत कंट्रोल एस्टन विला के ऊपर ज्यादा हुआ था। बैक टू बैक एस्टन विला ने अटैक वगैरह जनरेट किया। ओली वाटकिंस को 2-3 चांसेस मिले थे, और आई थिंक ओली वाटकिंस को 1-2 गोल स्कोर करना चाहिए था। ऑल्दो ओनाना का कल बहुत अच्छा एक दिन था, ओनाना ने कुछ हाउलर्स वगैरह नहीं किया, उसके ऊपर बंदे ने बहुत 2-3 अच्छे शॉट्स भी मतलब कवर किए, नहीं तो 1-2 गोल पड़ जाते हाफ टाइम से पहले। तो हाफ टाइम के बाद हम लोग 1-0 की लीड से हम लोग स्टार्ट किए थे। और एक मैं कल रिकॉर्ड देख रहा था, कमेंटेटर बता रहे थे 12-13 साल से मैनचेस्टर यूनाइटेड हाफ टाइम के बाद अगर लीड लेके जा रहा है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आज तक हारा नहीं है। 160 या 170 मैच का रिकॉर्ड
देखा है उनमें से हम लोग ऑलमोस्ट 145 या 150 जीते और 25 ड्रॉ हुए। मतलब अगर हाफ टाइम से पहले हम लोग, मतलब हाफ टाइम में अगर हम लोग लीड लेके जाते तो हम लोग बॉटल नहीं करते, हम लोग हारते नहीं। दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव पॉइंट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये मैं जानता नहीं था, मैंने कल जाना मैच से। तो उसके बाद हाफ टाइम के बाद जो एक प्रॉब्लम होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, हम लोग ने बहुत वीडियो में बातचीत किया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द 2 हाफ मतलब टीम। मतलब फर्स्ट हाफ पे जैसा इंटेंसिटी होता है, जैसा अटैकिंग एरिया में थ्रेड वगैरह होता है, लेकिन वो इंटेंसिटी सडनली ड्रॉप हो जाता है सेकंड हाफ में, जो हम लोग थ्रू आउट द सीजन देख रहे हैं। लेकिन लकीली कल के मैच में मुझे लगता था कि भाई 45 से 60 मिनट तक, ये 15 मिनट अगर मैनचेस्टर ठीक ठाक खेल गया तो कहने कि हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट कर सकते। तो कहने कि 45 से 60 मिनट तक अच्छा खेला और उसमें सबसे बेहतरीन रोल प्ले किया था, दैट इज हैरी मैगवायर एंड कोबी मैनो। देखो भाई, अगर बैकलाइन की बात बोले, कल लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं था, बट टोबिल मार्टिनेज अभी भी देर में नहीं रहेगा, आप लोग जानते हो इंजरी के लिए। तो वरान और मैगवायर का आप लोगों को सेंटर बैक पेयर देखने को मिला। वरान तो ठीक ठाक ही था, लेकिन हैरी मैगवायर का जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 4-5 महीने में, दैट इज, देखो कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहिए, क्योंकि उसको जब गाली देने का टाइम था हम लोगों ने दिल भर के गाली भी दिया। अब कॉम्प्लीमेंट देने का टाइम आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट भी देना पड़ेगा। उसका पहला एसिस्ट बोलो या फिर डिफेंसिव कंपोजर बोलो या फिर आप डुअल्स विन करना बोलो या फिजिकली बुली करना बोलो टीम को, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट एंड हैरी मैगवायर। और कल हैरी मैगवायर आपके मैन ऑफ द मैच भी थे। अगर प्लेइंग 11 की रिव्यू वगैरह करें, अगर एक एक करके रिव्यू करें, ओनाना का मैंने तो बात बोल ही दिया, कल बंदे का बहुत ही अच्छा मैच था, राइट। ओले वाटकिंस के साथ बंदे का 2 बार 1-1 हो गया था, लेकिन ओनाना ने बचाया एंड कहने की हाफ टाइम से पहले ही 1-2 गोल स्कोर कर देता नहीं तो एस्टन विला। अगर बैकलाइन की बात बोले, हैरी मैगवायर का मैंने बात बताया, हैरी मैगवायर कल का मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे। उसका बोलो फिजिकली डुअल जीतना बोलो या फिर एसिस्ट देना बोलो, सारा कुछ बहुत अच्छा था। वरान का भी काफी अच्छा मैच था, डिएगो डालो का काफी अच्छा मैच था, अटैकिंग एरिया में उसका थ्रेट वगैरह बहुत बढ़िया था एंड लास्ट में फाइनल में एसिस्ट वगैरह डिएगो डालो नहीं दिया था। एंड लेफ्ट बैक की बात बोले, लुक शॉ का कंसर्निंग एक और भी पीरियड है, हाफ टाइम के बाद लुक शॉ को सब्स्टिट्यूट किया गया, तो थोड़ा बहुत हमें लग रहा है कि लुक शॉ अभी भी 100% फिट नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज दैट ना, लुक शॉ जब सब्स्टिट्यूट हो गया, जब वहाँ पे लिंडलॉफ आया, लेकिन लिंडलॉफ से हाफ टाइम के बाद कोई अटैकिंग एरिया में थ्रेड वगैरह क्रिएट नहीं हुआ। देखो लुक शॉ रहता है तो डिफेंसिव वाइज कंप्यूटर तो रहता ही है, उसके बाद अटैकिंग वाइज भी लुक शॉ काफी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और उसके साथ जो रैशफोर्ड का एक लिंकअप प्ले होता है, ओवरलैपिंग रन होता है, वो भी एक्टिव रहता है। लेकिन लुक शॉ जाने के बाद वो लेफ्ट हैंड साइड पूरा डेड हो गया हम लोगों का, ठीक है ना। मिडफील्ड की बात बताए, कैशमीरो जो करता है, कैशमीरो वही करना शुरू कर दिए, लेकिन कैशमीरो का येलो कार्ड तो आप लोगों ने देखा ही, वो येलो कार्ड तो नहीं था भाई, अभी का रेफरी का डिसीजन की बात क्या बोले, लेकिन कैशमीरो को जो काम दिया गया बंदे ने बखूबी निभाया। क्योंकि आप जानते हो एस्टन विला बिल्डअप करना चाहेगा या फिर मिडफील्ड पे कंट्रोल करना चाहेगा, तो वहाँ पे कहने के कैशमीरो का काम बहुत ज़्यादा होता है कि भाई मिडफील्ड में एस्टन विला कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि मिडफील्ड में अगर एस्टन विला कंफर्टेबल होता है तो मैच खा जाएगा, स्पेशली इन विला पार्क, राइट। एंड उसके बाद उसका पार्टनर जो कोबी मैनो था, देखो कोबी मैनो डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हुए, हमको एक बॉल कैरियर थोड़ा बहुत चाहिए था, जिसके लिए हम लोग फ्रैंकी डियॉन्ग के पीछे कुत्ते की तरह पड़े हुए थे 2 साल से। तो फाइनली हम लोग एक एकेडमी प्रोडक्ट मिल गया, तो थोड़ा बहुत बॉल कैरी करता है, लेकिन बट ऑब्वियस कोबी मैनो इज नॉट अ परफेक्ट बॉल कैरियर, जो मिडफील्ड उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक 18 साल की उम्र से बच्चे से आप और ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लेवल पे, राइट। तो कोबी मैनो से मैं बहुत मतलब इम्प्रेस्ड हूँ और डे बाई डे बंदे के बाद बोलो डिसीजन मेकिंग बोलो या फिर कंपोजर बोलो, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मिडफील्ड का कंट्रोल जो हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, उसके सबसे बड़ा पार्ट कोबी मैनो को जाता है, क्योंकि कैशमीरो को जो भी बोलो वो बंदा मिडफील्ड कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो जोन डिफेंडिंग करेगा या फिर डिस्टर्ब करने की काम करेगा। लेकिन कोबी मैनो का जो कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट इज काबिल तारीफ। ब्रूनो का भी गेम थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही था, रैशफोर्ड भी मेरे लिए एवरेज था कल। गर्नाचो का कल बहुत खराब गेम था यार, गर्नाचो बहुत बार बॉल लूज कर रहा था बंदा। देखो एज अ गर्नाचो कहीं ना कहीं एफर्ट में गर्नाचो का कोई कंपैरिजन नहीं है, बंदा बहुत एफर्ट लेता है, ट्रैक बैक वगैरह करता है, डिफेंसिव एरिया में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अगर पैशन वाइज बोले या फिर वर्क रेट वाइज बोले तो गर्नाचो भाई वो ना जान लगा देता है, लेकिन उसका जो डिसीजन मेकिंग है फाइनल थर्ड में कहने की हॉलैंड को थोड़ा बहुत फाइंड करना है या फिर कब किसको पास करना है, कहाँ से शूट ऑन करना है, थोड़ा फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग में गर्नाचो को थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। अगर गर्नाचो इस चीज़ के ऊपर काम कर लेता तो मुझे लगता है गर्नाचो का गोल नंबर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। मुझे लगता है जब अटैकिंग थ्रेट होता है ना, तब रैशफोर्ड से ज़्यादा गर्नाचो का थ्रेट क्रिएट होता है, लेकिन उस बंदे को वो फाइनल थर्ड में थोड़ा बहुत चीकीनेस आ जाता है, एक डिसीजन मेकिंग का थोड़ा प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कब शूट मारना है या फिर कब किसको पास देना है। इस चीज़ के ऊपर अगर बंदा काम कर ले तो भाई आने वाले सीजन में
या फिर आने वाले मैचेस में गर्नाचो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हॉयलैंड का बटन में एक पॉजिटिव गेंद था, फिर से बंदे का गोल आया एंड उसके बाद जो क्लच मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ दैट इज आवर स्कॉट मैकटर्मिनेटर। तो देखो इस सीजन कुछ भी बोलो, मैकटर्मिने को गाली दे सकते हो, मैकटर्मिने को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन भाई जब गोल्स की ज़रूरत होता है भाई यूनाइटेड को, तब भाई स्कॉट मैकटोमिनी आता है और गोल स्कोर कर देता है। आप ब्रेंटफोर्ड के मैच में बोलो, आप कल के मैच में बोलो, बहुत सारे मैच में मैं आपको बोल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, क्योंकि देखो बंदे के पास कुछ है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन क्लच मूवमेंट तो है, फिजिकली बुली करने का जो एबिलिटी है उसके पास है। जो डियागो डेलो का जो असिस्ट आया था, बंदे ने पूरा जान लगा के हेडर मार दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गोल स्कोर किया। क्योंकि हमें ये 3 पॉइंट चाहिए था ही, क्योंकि देखो अगर यहाँ से मैनचेस्टर यूनाइटेड मोमेंटम ना क्रिएट करेगा ना, तो हमें टॉप 5 में जगह नहीं मिलेगा। टॉप 4 का तो अभी मैं वो दिमाग से नहीं लिख रहा हूँ कि टॉप 4 मिलेगा, क्योंकि टॉप 4 अभी तक कंफर्म है। मैनचेस्टर सिटी बोलो, लिवरपूल बोलो, आर्सेनल बोलो, टॉटनहम बोलो, चारों के चारों टीम अलग लेवल के फॉर्म में, और ये लोग गारंटी पॉइंट लूज नहीं करेंगे। लेकिन एस्टन विला पॉइंट लूज कर सकता है, और वहां पे जो नंबर 5 की पोजीशन है वो हम आने वाले महीने के अंदर पकड़ सकते हैं। तो एस्टन विला अगर 2-3 मैच और क्रम्बल करते और हम लोग अगर एक मोमेंटम क्रिएट करते, तो कहने की हो सकता है आने वाले 1 महीने के अंदर टॉप 5 के अंदर हम आ जाए, और टॉप 5 आ गया तो चैंपियंस लीग भी आ ही जाएगा। दैट इज द पॉइंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लेते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है विन लेते हुए कल, एंड स्पेशली इन विला पार्क। और विला एंड एस्टन विला के ऊपर हम लोग ने डबल कर दिया। होम मैच भी हम लोग 3-2 से जीते थे और अवे मैच भी हम लोग 2-1 से जीते। तो दैट इज अ पॉइंट, एंड बहुत ही एक पॉजिटिव मोमेंट था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। 2024 में बैक टू बैक हम लोग 4-5 मैच बैक टू बैक जीत रहे, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होते हुए, और आने वाले महीने में एरिक टेन हैग को भी ये मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा और भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। और एक पॉजिटिव बात ये भी है कि मेसन माउंट और टायरल मलासिया भी 2-3 मैच डे के बाद आ ही जाएगा, तो अवेलेबिलिटी 2-3 बंदे का ज्यादा होगा, तो हम ब्रूनो को भी हम रोटेट कर सकते हैं। तो देखते हैं आने वाले मैचेस में एरिक टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने सारे प्लेयर्स है कैसे एंटिसिपेट करते हैं। तो वहां से हम लोग मूव करेंगे ला लीगा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच वहां से हम लोग देखे, और बहुत एंटरटेनिंग मैच हम लोग बहुत देखे। दैट इज द बार्सिलोना वर्सेस ग्रानाडा। एक्सपेक्टेशन था ग्रानाडा को तो पेल देंगे, क्योंकि ग्रानाडा 19 पोजीशन पे या 18 पोजीशन पे है, और उन्होंने अवे मैच में सिर्फ 8 गोल दिए, और अवे मैच आई थिंक कल से पहले एक भी मैच जीते नहीं है। एक मैच जीते, अल्मीरिया ने एक भी मैच जीता नहीं, ग्रेनाडा शायद एक मैच जीता था, राइट। लेकिन कल का जो मैच था, मैच तो शुरू हुआ कहने की बारसा का बहुत कंट्रोलिंग पॉइंट से मैच शुरू हुआ। यमाल का एक बहुत शानदार गोल है जहाँ कौंसेलो के असिस्ट थे, एंड वहाँ से कहने की थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था भाई यहाँ से बारसा मैच खा जाएगा ग्रेनाडा को, क्योंकि ग्रेनाडा आप जानते हो अटैकिंग वाइज थोड़ा बहुत ठीक ठाक पता नहीं, लेकिन डिफेंसिव वाइज तो ग्रेनाडा उतना खतरनाक टीम ने, स्पेशली इन एवे मैच। लेकिन सडनली एक काउंटर अटैक से एक नोवेयर से गोल आ जाता है, एंड जावी बहुत ही गुस्सा था वो गोल हो जाने के बाद। अपने कुर्सी पे बंदा पंच कर रहा था जावी, एंड होना भी चाहिए, क्योंकि ग्रेनाडा के साथ आप इतना अगर आप एक चीप गोल कंसीडर करते हो, मैं चीप नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फिनिश बहुत ही अच्छा फिनिश था, और थोड़ा बहुत एक बैड लक भी बारसा के साथ हो रहा है, क्योंकि ये सडन वेज में गोल खा रहे बारसा, क्योंकि उस एंगल से बंदा को अगर 10 फिनिश करने को बोलो, मेरे को नहीं लगता कि 9 बंदा फिनिश कर पाएगा, 9 बारी बंदा मिस ही करेगा। तो एक नोवेयर से गोल आ गया, तो वहां से 1-1 का स्कोर लाइन हो गया। लेकिन वहां से मुझे एक्सपेक्टेशन था बारसा यहाँ से कमबैक करेगा, एंड बारसा यहाँ से कमबैक भी किया है। अगर देखो, अगर अटैकिंग वाइज बोले ना, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस सीजन फॉर बार्सिलोना, स्पेशली इन 2 प्लेयर्स में बोलना चाहता हूँ। एक इस यमाल, भाई ये बंदे का 17 साल की उम्र में बंदा अगर राइट विंग साइड से इतनी खतरनाक तरीके से ऑपरेट कर रहा है, भाई जो बैंगर्स मारा बंदे ने, जो बंदा एसिस्ट निकाला, जो कहीं ना कहीं लेफ्ट फुटेड में जब एक होता है ना कि मेसी जब राइट हैंड साइड से थोड़ा बहुत साइड वेज करके साइड कट करके शूट लेता है, वो मुझे थोड़ा बहुत एक इंप्रेशन कल यामाल के ऊपर दिखा। और बंदे ने जो बैंगर मारा था 3rd गोल में, भाई मक्खन फिनिश था। तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना को एक जिम मिल चुका है, एंड उसको पॉलिश करना और उसको डेवलप करना ये बार्सिलोना का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देखो टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता, मेंटेलिटी, फिजिकल फिटनेस, आप कितना टाइम कंटिन्यू कर सकते हो ये फॉर्म को, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैलेंटेड बहुत सारे प्लेयर्स हुए थे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन टैलेंट से कुछ होता नहीं भाई, उसको कंटिन्यूशन चाहिए होता है। तो आई होप ठीक ठाक तरीके से अगर यमाल को प्रोग्रेस किया जाए, ठीक ठाक तरीके से यूज किया जाए, तो आने वाले मैचेस, आने वाले सीजन या आने वाले सालों में यमाल एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है बार्सिलोना का, राइट।
गुंडोगन का कल अच्छा मैच था। अब लेवेंडोव्स्की भाई क्या बोले, लेवेंडोव्स्की एक गोल बंदे ने किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लेवेंडोव्स्की का 2-3 चांसेस मिस भी हुआ। लेवेंडोव्स्की अगर 2-3 चांसेस कन्वर्ट कर देता तो शायद कल मैच जीत सकता था बार्सिलोना। लेकिन अटैकिंग वाइज बहुत ही शानदार मैच था। अगर डिफेंसिव वाइज बात करें, देखो कल टर स्टेगन ने कमबैक किया था, लेकिन टर स्टेगन का बहुत अच्छा मैच नहीं था। 2-3 बंदे ने जो गोल कंसीड किया सेव करना चाहिए था, स्पेशली थर्ड गोल जो बंदे का फिंगर टिप्स लेके बॉल अंदर चला गया। तो टर स्टेगन का एक पॉजिटिव होना चाहिए था परफॉर्मेंस। एक पॉजिटिव पॉइंट और भी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो लोनी प्लेयर है फकुंदो बलेस्टी बंदे ने एक गोल एक असिस्ट भी किया, एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखो 3-3 का स्कोर लाइन कहने की ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि बार्सिलोना कितना कल अच्छा खेला, कितना कल लीथल था फाइनल थर्ड में। कहने की अटैकिंग वाइज बार्सिलोना बहुत थ्रेटफुल लग रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका स्कोर लाइन 3-3 होता है तो आप अपने परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते, या फिर वो चीज़ अब सोशल मीडिया है ना, कहने की सोशल मीडिया में रिजल्ट सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आपको कोई भाव नहीं देगा। दैट इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ सोशल मीडिया। तो कल का जो बार्सिलोना का मैच था बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, इसलिए भी क्योंकि अगर कल बार्सिलोना 3 पॉइंट ले लेता तो जिरोना के भी और नज़दीक आ जाता। ऑल्दो बार्सिलोना भी 3 पोजीशन पे, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड भी कल हार चुका है सेविया से, तो बार्सिलोना का आई थिंक टॉप 4 में तो कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा, लेकिन सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है। क्योंकि मुझे लगता है आने वाले मैचेस में या आने वाले जो सीजन के जितने सारे मैचेस है जिरोना अपना पॉइंट लूज करेगा, गारंटीड है, राइट। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा और भी है कि कल देखो ये सीजन की प्रॉब्लम क्या हो रहा है बार्सा का, बार्सा गोल स्कोर बहुत कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन बार्सा गोल कंसीड भी कर रहा है। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है जावी से भाई, पिछले सीजन इसी टीम से आप डिफेंस बहुत बढ़िया कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हो पिछले सीजन जावी ने 1-0 का परफॉर्मेंस करते हुए ला लीगा जिता दिया था। तो डिफेंसिव वाइज बहुत ही बढ़िया था टीम, एंड अटैक वाइज थोड़ा बहुत ठीक ठाक नहीं था। तो क्या हुआ, सडनली क्यों हुआ? ऑल्दो मुझे लगता है कि कुंडे और आराहो का जो वो इंजरी हुआ था, इंजरी के बाद कुंडे और आराहो उतना 100% दे नहीं रहे। कुंडे इज नॉट दैट सेम कुंडे एनी मोर, आराहो इज नॉट द सेम आराहो एनी मोर। क्योंकि देखो इंजरी के बाद मैं वही बात कर रहा था एक दोस्त से भी, एक दोस्त मेरे को बोल रहा था कि गाभी आ जाने के बाद बहुत कुछ हो जाएगा, और मुझे मैंने ये बोला उसके आंसर में, देखो गाभी तो आएगा ठीक है, लेकिन वो वाला गाभी क्या आएगा? क्योंकि एक इंजरी के बाद ना एक प्लेयर का मेंटल सेटअप चेंज हो जाता है, क्योंकि वो बंदा ना 100% उतना जाता नहीं है, क्योंकि वो बंदा जानता है मैं 4-5 महीने बाहर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं कंजर्वेटिव होके खेलूँ, थोड़ा सेफ प्ले खेलूँ मैं। तो ये हो जाने के बाद कहने की प्लेयर का मेंटेलिटी चेंज हो जाने के बाद एक वो चीज रिजल्ट में भी आपको दिखता है। तो दैट इज द पॉइंट। एक पॉइंट तो है कुंडे और आराहो का वो फॉर्म, लेकिन फिर भी जावी मतलब पिछले सीजन आप गोल ही कंसीड नहीं कर रहे थे, अटैकिंग वाइज आप वल्नरेबल थे, ठीक है फाइन, आपने लेवेंडोव्स्की इतना सारा गोल देके आपको ला लीगा जीता, लेकिन इस सीजन आपको क्या हुआ कि भाई उसी टीम से उसी डिफेंस लाइन से आप इतना सारा गोल खा रहे हो। तो दैट इज अ बिग कंसर्निंग पॉइंट फॉर बार्सिलोना, और इसके लिए कहने की बार्सिलोना का इस सीजन थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ। तो आने वाले सीजन में जो मैनेजर आएंगे, हांसी फ्लिक आएगा या फिर कोई भी आएगा, तो पहले बार्सिलोना को डिफेंसिवली कंपोज रखना पड़ेगा या फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा गोल आप लीक करके भाई किसी भी लीग यूसीएल कहीं पे भी आप रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन अटैकिंग वाइज बार्सा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, स्पेशली मैंने बोला यमाल बोलो या फिर आप जाओ फिलिक्स बोलो या फिर आपके पास रफीना वगैरह बेंच से आए, तो रफीना भी फिट हो चुका है, एंड लेवेंडोव्स्की अगर थोड़ा बहुत एक फॉर्म में आ जाए तो ये सीजन एक पॉजिटिव वे में फिनिश हो सकता है। ऑल्दो ला लीगा विनर तो नहीं, लेकिन सेकंड पोजीशन पे और मिनिमम क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल बार्सा क्रिएट कर सकता है, हिट कर सकता है। लेकिन लेवेंडोव्स्की को थोड़ा बहुत फॉर्म में आना पड़ेगा और डिफेंस लाइन को थोड़ा बहुत चीप गोल अवॉइड करना पड़ेगा, और टर स्टेगन को भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑल्दो टर स्टेगन का ये पहला मैच था, आने वाले 2-3 मैच के अंदर टर स्टेगन अपना पुराना फॉर्म गारंटी पकड़ लेगा, क्योंकि आप जानते हो इस टर स्टेगन। तो ये है चीज, अभी बार्सिलोना थर्ड पोजीशन पे, आई होप ये मोमेंटम कैरी करे, मतलब ये मोमेंटम मतलब ये 3-3 वाला ड्रॉ का मोमेंटम नहीं, ये अटैकिंग मोमेंटम कैरी करे और जावी एक पॉजिटिव फेयरवेल बार्सा को दे। तो देखते हैं आने वाले सीजन में, आने वाले मैचेस में क्या होगा, और आने वाले 2 दिन के बाद यूसीएल की रातें स्टार्ट होने वाली है, तो यूसीएल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट इंटरेस्टिंग कुछ शॉर्ट्स एंड वीडियो लेके आएंगे हम लोग। तो बने रहिए हमारे साथ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।